जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं अरमान साबरी साउथ दिल्ली में इस वक्त पहुंचे हैं। संगम विहार इलाका है। एक और मर्डर, ये बड़े हैरत की बात है। क्या हो रहा है आखिर दिल्ली के अंदर? ये मैंने सीलमपुर के अंदर खबर दिखाई। सगे भाई ने ही गोली चलाई अपने भाई पर, लेकिन वो नसीब से बच गया। आज यहाँ फिर पहुंचा हूँ, यानी शुक्रवार 11 साढ़े 11 के बीच में सुबह को एक कूड़े को लेकर के एक लड़ाई बचती है चाचा के भतीजे में। और मैं आपको दिखा दूं, ये जगह है जो ये उसका घर है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन आती है, इससे ये अंदाजा लगता है 28 की एज है। जो इरशाद की क्राइम इन्वेस्टिगेशन आती है, तमाम यहाँ पर अपना सिग्नेचर करती है। ये पूरा घर दिखाइए एक बार। ये उसका घर है, इसका इश्तियाक का। इश्तियाक खुद सगे चाचा का लड़का है। भतीजे को यानी अपने रिश्तेदारों में ही इरशाद पर वार करता है। इरशाद का जब मर्डर हुआ, उनके चाचा और चाचा के लड़के ने उनको चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। इरशाद की बड़ी बहन, कैसे हुआ, किस वक्त में क्या मामला हो, मुझे बताइए एक बार। मामला ये हुआ कि उनकी ये सोची समझी प्लानिंग थी और ये साजिश थी उनकी। वो कई महीनों से ये साजिश रच रहे थे, जिसको उन्होंने अंजाम दिया है अब। क्योंकि अंजाम इसलिए दे दिया उन्होंने इस काम को कि घर पे उस वक्त हमारे कोई नहीं था। जो मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं वो भी नहीं थे, और मैं भी उस टाइम पे घर पे नहीं थी, और ना ही मेरी बड़ी बहन थी यहाँ पे। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सहाना है, वो भी यहाँ पे नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी अपने। और मेरी बहन का जो लड़का है 14 साल का, वो भी यहाँ नहीं था, वो भी स्कूल गया हुआ था। बोलते रहिए। जब घर पे कोई नहीं था तो उन्होंने सोचा कि हमें मौका आज पूरा मिल गया है कि हम इस घटना को आज अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग को, जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, उसको अंजाम दिया। वो भी छोटे से कूड़े को लेकर। कोई लड़ाई, कोई भिड़ाई, कोई बात नहीं थी। कूड़े का बहाना लेकर के उन्होंने लड़ाई किया। मेरा भाई बार बार बसता रहा, हटता रहा कि मैं नहीं लड़ाई करना चाहता, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा। वो बार बार मेरे भाई को टॉर्चर करते चले गए कि ये किसी तरह से उकसे और हमारी तरफ आए। हाइपर किया उसे, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करता रहा, क्योंकि वो लड़ने वाला लड़का नहीं था। वो ऐसा नहीं था, वो ऐसे माहौल में भी नहीं था। वो जिस माहौल का था, वो इस माहौल में रहना भी पसंद नहीं करता था। वो ना ही इनके माहौल में वो ढलना चाहता था। वो हमेशा इन लोगों से दूरी बना के रखता था कि मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। वो एक लॉ का स्टूडेंट था, इसलिए वो इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था। इन लोगों ने प्लानिंग के साथ अपने प्लानिंग को अंजाम दिया, और कूड़े को लेकर के, छोटे सी बात को लेकर के उसे बार बार टॉर्चर करके और उसको मौत के घाट उतार दिया चाकू मार के, जिसमें कि वो 4 जने शामिल हैं। एक उनकी वाइफ जो है, जिनका नाम रिहाना खातून है, दूसरे मेरे चचा जो है मोहम्मद मुबारक, तीसरा उनका लड़का इश्तियाक, चौथा रिहान। और जो कि सबको हटा करके अब रिहान को मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि वो 14 साल का है, नाबालिग है, कि उसको इसलिए रखा गया है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो उसको हर चीज की सुविधा मिलेगी और वो छूट जाएगा। और वो जो जिसने ये क्राइम किया है, वो लोग अभी तक फरार है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको पकड़े, जो मुजरिम है जिसने मेरे भाई को चाकू मारा, जैसे कि मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद इश्तियाक, बाप बेटे दोनों मिलकर के। और पुलिस भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। आज उसका चाकू मिला, जो उस लड़के ने दुबकाया होगा अपने छत पे, वो चाकू आज पुलिस लेके गई है यहाँ से, और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी तक आपको? वो यही कह रहे कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन कब पकड़े जाएंगे? मैं यही पूछना चाहती हूँ, वो कब तक पकड़े जाएंगे? जब वो सारा मामला ठंडा हो जाएगा, जब रिहान के ऊपर सारी कहानी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा फिर उसके बाद। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ मेरे भाई को नहीं मिला तो इस कानून का कोई वो नहीं रहेगा। फिर तो हर इंसान ये काम करता रहेगा, करके अंजाम देता रहेगा कि कुछ भी नहीं होता है। इंसान एक दूसरे का मर्डर करता रहेगा, फिर ये सोचेगा कि हम मारना एक आम बात है, कि कुछ नहीं होता इस चीज में। छोटे छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का? छोटे छोटे बच्चे ये सोचेंगे कि मर्डर करना आम बात है, कुछ नहीं होता, मर्डर करो। फिर वो छोटी छोटी बात को लेकर मर्डर कर दिया करेंगे, कुछ नहीं होगा। कानून को सख्त होना चाहिए इस चीज के लिए। बस मैं ये चाहती हूँ, कानून को सख्त होना होगा, और उसके मकान को भी सील करवाओ जिसने ये काम किया है। आप उनके दोस्त हैं, क्या कुछ जानकारी आपको है और कैसे आप बता पाएंगे उसके बारे में? कैसा था इरशाद, मुझे बताइए। इरशाद तो बहुत टैलेंटेड था, पढ़ने में बहुत होशियार था। इस माहौल में भी रह के वो काफी अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट था। और सीएलसी से लो कैंपस जो सेंटर है, सीएलसी विश्वविद्यालय, वहां से वो लॉ कर रहा था। और 8 तारीख को उसका एग्जाम भी था। पहला एग्जाम उसका 8 तारीख को शुरू था। हाँ, मंडे को उसका एग्जाम शुरू होने वाला था, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका था। इसके बस उसकी बीच में तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर आया था अपने परिवार वाले से मिलने, और दवाई वगैरह लेकर आया था कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपना प्रिपरेशन पूरा कर पाऊंगा और एग्जाम देने के लिए जा सकूंगा। और लेकिन
ये हादसा हो गया उसके साथ। इरशाद की बहन है, कैसे हुआ ये तमाम चीजें मुझे बताइए। ये सुबह समय कहता है 11 बजे का है। हाँ। मेरा भाई घर में सो रहा था। मेरी मम्मी की और मेरी चाची की बहस होती है, चिल्लाने की आवाज उससे जाती है। वो उठ के घर से बाहर आता है, मेरी मम्मी को घर के अंदर बंद कर देता है वो कि तू चुप हो जा, और मेरी चाची से भी कहता है कि तू चुप हो जा, लेकिन वो गंदी गंदी गाली बक रही थी बहन को लेके। तो उसने यही कहा कि तू हमेशा गाली क्यों बक रहती है और क्यों मेरे से हमेशा लड़ाई करती रहती मुझे है। एक बार वो रिपीट करके बताइए कि किस तरह से कूड़े पर मामला हुआ। कि कूड़े को लेके हुआ था कि क्या कहते हैं सुबह 11 बजे का टाइम था और उसने कहा कि यहाँ पे झाड़ू लगा दो, तो मेरी अम्मी झाड़ू लगा ही रही थी तो वो गाली देने लगती है। तो फिर कहता है मेरा भाई निकल के आता है बाहर और वो कहता है कि क्या कूड़े वूड़े के पीछे तू लड़ाई करती रहती है। तो कहता है हमेशा जब भी आता हूँ जब भी लड़ाई करती रहती है और मेरी तबीयत खराब है और मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। और वो इतना बोलता है और वो मेरा भाई खड़ा हो जाता है धूप लेने के लिए। क्या कहते हैं फिर वो अपने पति को बुलाती है मुबारक को, मोहम्मद मुबारक को, और अपने बड़े बेटे को इस्ताक को, मोहम्मद इस्ताक को बुलाती है। और फिर क्या कहते हैं वो लोग आते हैं और वो लोग कुछ भी सोचते समझते नहीं है कि वो हमारा भतीजा है या वो मेरा भाई है। वो क्या कहते हैं सामने खड़े होते हैं उसके, और वो आते ही बाइक से उतरते ही वो मेरे भाई के मुंह पे चाटा मारता है और मेरा भाई उसे धक्का देता है और मेरा भाई कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे दूर रह के बात कर। लेकिन वो फिर भी उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं मेरे चाचा। और क्या कहते हैं और मेरे जो वो कहता है इस्ताक था, मोहम्मद इस्ताक, वो क्या कहते हैं अपने भाई को बोलता है रियान को, जा चाकू लेके आ, आज इसे मार ही डालूंगा। फिर क्या कहते हैं वो चाकू लेके आता है, उसकी मम्मी मोहम्मद इस्ताक जो है, इश्तियाक, वो हाँ। चाचा हैं, वो चाचा नहीं है, चाचा के लड़के हैं। हाँ मोहम्मद मुबारक है वो चाचा तो, और जो इस्ताक है वो तो क्या कहते हैं उनका लड़का है। वो आते हैं और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं अपने भाई को बोलता है कि जा तू चाकू लेके आ। वो भग के आता है और उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी उसे मारने की। और कहता है चाकू एकदम से निकालता है वो, 1 मिनट भी नहीं लगता, और उसे अपने भाई को ले जाके देता है और उसका भाई मार देता है मेरे भाई को। और फिर उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। वो लॉ की तैयारी भी कर रहा था, उसका पेपर भी था, 8 तारीख को उसका पेपर भी था। इरशाद आपके भाई की हाँ मेरे भाई का, इरशाद का। बात हुई। सिर्फ ये कूड़े को लेके हमेशा ही कूड़े पे लेके वो थी, और वो हमेशा धमकी भी दिया करती थी मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी, मैं तुझे। लेकिन मेरा भाई ऐसा कुछ सोचता नहीं था, वो ये सोचता था रिश्तेदारी का मामला है, ऐसा ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन वो उसने कुछ समझा नहीं और उसने आखिर में उसे मार ही दिया। मौके पे क्या कहते हैं पुलिस आई, क्या कहते हैं 3 बजे करीब पुलिस आई थी। उनका जो छोटा लड़का था उसे पकड़ के ले गई, और बाकी जो वो थी चाची, वो क्या कहते हैं उसे भी ले गई। और जो 2 में के चाचा और वो जो भाई था वो क्या कहते हैं उसे पुलिस, अब वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब पता नहीं पुलिस ढूंढ भी रही है ये नहीं ढूंढ रही है। आज पुलिस आई थी उस छोटे वाले लड़के को लेके, चाकू इनके घर में ही बरामद हुआ है, अंदर उसने रख रखा था, और चाकू लेके तब पुलिस चली गई है यहाँ से। आपकी क्या अपील है अपने भाई के इंसाफ की? मेरे भाई के इंसाफ के लिए यही है कि उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। सबसे मेन बात की वो किसी को मार ही ना पाए कभी। असल गुनहगार कौन है? असल गुनहगार तो मोहम्मद इस्ताक है जिसने मेरे भाई को मारा है। ये आपका भी भाई हुआ, चाचा का लड़का। हाँ चाचा का लड़का हुआ, उसने मारा है। असल गुनहगार तो वही है, उसी ने ही मारा है। और पीछे से चाचा ने गर्दन पकड़ रखी थी और तबीयत तो उसकी वैसे भी खराब थी, इसलिए उसने मारा एकदम से और वो खत्म हो गया वहां पर। ये इरशाद की उनकी माँ, और मौके पर क्या कुछ हुआ जरा मुझे बताइए, क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए? वही कूड़े के पीछे हुए, मोहम्मद इरशाद घर से बाहर हुए, बस हमारे अंदर कर दिया। चलो कूड़े के पीछे क्या लड़ाई होता है, क्या लड़ाई करोगे, नहीं तो अंदर हो जाओ। इसके बाद वो अपने चाची को बोलने लगता है कि कूड़े पीछे तुम लड़ाई मत करो, तुम भी अंदर हो जाओ, नहीं तो। फिर वो बुरी बुरी गाली देने लगते हैं। इसके बाद गाली बोल के फिर हट जाती है, पीछे चुप हो जाती है। इसके बाद वो अपने मोहम्मद इस्ताक को बुला लेती है। क्या नाम है उसका जो लड़के का, उनके लड़के का, हमारे जिनसे आपकी लड़ाई हुई शुरू? रेहाना। रेहाना से आपकी लड़ाई हुई? हाँ रेहाना ना, फिर अपने लड़के को बुला लेता है मोहम्मद इस्ताक को। इसके बाद फिर अपने आदमी को मोहम्मद मुबारक को बुला लेता है। इसके बाद आते ही मातर मोहम्मद इरशाद को थप्पड़ मार बैठता है। माँ बहन गाली देने लगता है, बुरी बुरी गाली देने लगता है। फिर मोहम्मद इरशाद कहता है कि हमारी अभी शक्ति नहीं है बोलने का, नहीं हमारी शक्ति है लड़ने का, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, तू पीछे हट जा। इसके बाद फिर जो रेहान है छोटा 14 साल का, वो घर से चाकू लेकर जाता है, मोहम्मद इस्ताक को पकड़ा देता है। जो मोहम्मद मुबारक है वो पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद पकड़ के मोहम्मद इस्ताक जो है लड़के को इरशाद को मार देता है। मार देता हूँ। हमारी दिल्ली से पुलिस वाली से मांग है यही है कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। हाँ बिल्कुल। आप उनकी बहन है? मुझे बड़ी बहन है, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात है। सुबह की लड़ाई यही है, हमारे गेट के सामने सुबह कूड़ा लगा देता है कोई झाड़ू मार के, तो मेरी मम्मी निकलती है कि ये कूड़ा किसने लगाया है। हम क्या भंगी बस हैं जो यहाँ पे रोज कूड़ा लगा के रख देते हैं। तो वो कहती है जो रेहाना है
वो ये कहती है कि हाँ, वो कैंसर धर ले हाथ में, वो हो जाए, ये हो जाए, गाली देती है खूब गंदी गंदी वो। मम्मी कहती तू गाली आपकी किसे चाची? देती है? हाँ जी, हमारी चाची गाली देती है। कहती तू गाली क्यों देती है हमेशा? मेरे भाई कहता तू इससे मुंह मतलब, तू अंदर चली जा। मेरी मम्मी को कहता है वो इरशाद। वो और इसको भी कहते हैं मेरी चाची को कि तू चुप हो जा, तू क्यों बोलती है इतना? वो कहते क्यों, मैं अपने गेट पे खड़ी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी? कहता चुप हो जा, जब भी मैं आता हूँ आए दिन यहाँ पे तुम लोग लड़ाई करते रहते हो, तुम लोग बेटियों को गाली देते गंदी गंदी, कि गंदी गंदी तुम गाली क्यों देते हो, तुम एक दूसरे को गाली देते हो। ये अपने पति को कॉल करती है। इसके पति आते हैं, मेरे भाई से बोलते हैं तू क्या चाहता है? मेरे भाई कहता मैं तो कुछ भी नहीं ये कौन चाहता। बोलता है? मुबारक, ओके, आपके चाचा। हाँ मेरे चाचा, वो बोलते हैं कि तू क्या चाहता है? मेरे भाई कहता मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, तू पैसे वाला बन रहा है, मैं तुझे पैसे वाला बनवाऊंगा। कहता मैं तो पैसे वाला नहीं हूँ। मैं किसने कहा मैं पैसे वाला हूँ? कह रहा कि मैं तो ये इनको समझा रहा था। कहती है तू, तेरे को मैं लॉयर की पढ़ाई कराऊंगा, रुक जा तू अभी। उसका लड़का आता है इस्ताक, वो मेरे भाई में चिपट जाता है। मेरे चाचा गर्दन पकड़ लेते हैं, वो रेहान घर से बाहर निकलता है, चाकू लेकर के इस्ताक को पकड़ाता है वो, और इस्ताक मेरे भाई की हत्या कर देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सहाना है। साना, तुम कौन हो इरशाद की? मैं इरशाद की बहन हूँ। छोटी? हाँ। क्या हुआ था उस वक्त में, मुझे बताओ। उस वक्त ये हुआ था, मेरी मम्मी को लेके और मेरी चाची को लेके, रिहाना खातून को लेके कूड़े के पीछे लड़ाई हुई थी। तो बहस होने लगी, तो मेरे भैया घर से बाहर निकल के आते हैं, तो मेरी मम्मी को अंदर कर देते कि तू अंदर चल। मेरी चाची को बोलते हैं हमेशा क्यों लड़ते रहते हो तुम लोग? तो मेरी चाची को बोलता तू भी अंदर चली जा। तो वो कहती है मैं अपने गेट पे खड़ी हूँ, तू निकलना। तो मेरा भैया उधर जाके खड़ा हो जाता है। फिर मेरा भैया बोलता है ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो मोहम्मद मुबारक मेरे चाचा जो है, वो ड्यूटी से वो बुला लेती है मेरी चाची जो है रिहाना खातून, और अपने बेटे को भी बुला लेती है मोहम्मद इस्ताक को। मेरे भैया उधर खड़े रहते हैं, तो मोहम्मद इस्ताक जो है वो मेरे भैया के पास जाके खड़ा होता है, नाक से नाक मिलाता है, बोलता है कि तू लॉयर बन रहा है, मैं तुझे बनवाता हूँ, आज आज तुझे वकालत करवाता हूँ। तो मेरा भैया कहता है तू दूर रह के बात कर मुझसे, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो वो मेरे भैया के चाटा मार देता है। तो इधर तो कैमरा लगा है, इसलिए वो उधर मार नहीं सकते थे चाकू, इसलिए मेरे भैया को उधर की साइड लेके गए और अपने भाई छोटे भाई को चाकू लेने के लिए भेजा। जो रिहान है 14 साल का जो है, वो गया और मोहम्मद इस्ताक को उसने चाकू पकड़ाया। मेरे चाचा ने, मोहम्मद मुबारक ने मेरे भैया गर्दन पकड़ा और मोहम्मद इस्ताक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया। तो मौके पर मौत हो गई। हाँ, मेरे भैया को जैसे ही बैठाया ना, मेरा भैया ने देखा अपना चोट, तो उसी वक्त तो आते बाहर आ गई थी, तो मेरे भैया वहीं पे गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे, रास्ते में ही डेथ हो गई थी उनकी। क्या कहना चाहोगी पुलिस से और अपने भैया के इंसाफ से? मैं पुलिस से यही कहना चाहूंगी कि मेरे भैया को इंसाफ मिले और उन मोहम्मद मुबारक को और मोहम्मद इस्ताक को पकड़ा जाए। रिहान ने तो चाकू मारा ही नहीं है, मोहम्मद इस्ताक ने चाकू मारा, तो इस्ताक को पकड़ा जाए ना। पकड़ा किसको है फिलहाल पुलिस ने? मोहम्मद रिहान को पकड़ा है जो 14 साल का है। मोहम्मद इस्ताक और ना ही मोहम्मद मुबारक को किसी को भी नहीं पकड़ा है, सिर्फ 14 साल के बच्चे को पकड़ रखा है, और बस उन दोनों को ढूंढना। ये तमाम बातें छोटी बहन है शहाना इरशाद की, इन्होंने ये बात पूरी क्लियर की है। आखिर ये कहाँ तक का इंसाफ है? जो वो तैयारी कर रहा था, लॉ की तैयारी कर रहा था, एडवोकेट बनता, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो मानसिकता अपनी इस तरह इतनी खतरनाक रखते हैं, मारने की कगार पर उतर जाते हैं, रिश्तों पे दरार पैदा करते हैं, ऐसे लोग, जिनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। दीपक उनके दोस्त हैं, मुजाहिद उनके दोस्त हैं, और देखिए भी इस रात के पहर में सब लोग उनके इरशाद के गम में शरीक हैं। और देश का भविष्य जल्दी ही तैयार होने वाला था। आखिरी एग्जाम था 8 तारीख को इरशाद का, लेकिन उससे पहले ही चाचा और चाचा के लड़के ने, यानी 2 बाप बेटों ने मौत के घाट उतार दिया अपने ही भतीजे को। पुलिस को सख्त से सख्त इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दिल्ली के कमिश्नर सतीश गोलचा से हमारी अपील है कि दिल्ली में कब तक क्राइम चलेगा? कब तक कभी कोई चाचा, कभी वो कोई भाई, कभी बाप, कभी लूटामारी, कभी फ्रौती, कभी चाकू गोली तमाम आम हो गई है। दिल्ली रेखा सरकार को, दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह को एक बैठक बिठानी चाहिए और क्रिमिनलों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। तो शुक्रिया आप लोग हमारे साथ संगम विहार इलाके के साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।